दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स की यानी भौतिक विज्ञान के अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा जो लेक्चर है ये 475 नंबर का लेक्चर है। सीधे सीधे दोस्तों आज हमारा ये 20वां लेक्चर है फिजिक्स की क्लास का। दोस्तों आज हम अपने 20वें लेक्चर को दोस्तों कवर कर रहे हैं, तो पीछे का लेक्चर यदि आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। और सवालों की बात करें तो आज की क्लास देखने भर से आपके पूरे 14,250 सवाल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं 30 सवाल लेकर आता हूँ और बहुत विधिवत दोस्तों मैं चीज़ों को पढ़ाता हूँ। फिजिक्स में जो आज का हमारा टॉपिक है यह है ताप यानी टेम्परेचर, उष्मा और तापमापी। कितने तरह के तापमापी होते हैं उनसे संबंधित बहुत सारे सवाल आज की क्लास में हम सीखेंगे समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों रोमर स्केल क्या होता है, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, इसकी खोज किसने किया था, इन सभी तथ्यों के बारे में भी आज की क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ध्यान देंगे, यदि आपको पसंद हो, नितिन सर के पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगता हो, तो निवेदन आप सभी से है कि आप हमारे पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। पेड कोर्स में इससे भी ज़्यादा मेहनत मैंने किया है। ये जो क्लास देखकर आपको इतना आनंद आ रहा है ना, ये पेड कोर्स का 10% मात्रा है। ठीक है, 90% का मजा तो आप ले ही नहीं पा रहे हो। आप आएंगे एक बार कोर्स में ना, तब एक विषय का कोर्स ज्वाइन करके देखो, पसंद आएगा तो दूसरा करना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, डेमो भी मैंने दे दिया है, डेमो देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कर लीजिएगा कि क्लास ज्वाइन करनी या नहीं। पहला सवाल दे रहा दोस्तों, उष्मा का यसाई मात्रक। जी हाँ दोस्तों, उष्मा का यसाई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा उष्मा का यसाई मात्रक होता है जूल। क्या होता है दोस्तों, उष्मा का यसाई मात्रक क्या है, जूल। और जूल क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे जूल एक प्रकार की अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि का तात्पर्य क्या दोस्तों, अदिश राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है किंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, यही होता है अदिश राशि। तो याद रखिएगा ये जो जूल है ये एक प्रकार की अदिश राशि होती है, परीक्षा में पूछा जाता है। अगला सवाल दे रहा है कि उष्मा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। सीजीएस मतलब दोस्तों यहाँ सेंटीमीटर होता है, यहाँ जी मतलब हो जाता है ग्राम और यस का तात्पर्य हो जाता है सेकंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जो सीजीएस पद्धति है इसमें मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा मात्रक होता है कैलोरी। ठीक है, दोनों ही दोस्तों उष्मा के मात्रक हैं, बस खाली अंतर इतना है कि यसाई पद्धति में पूछेगा तो जूल बताएगा और आपसे सीजीएस पद्धति में पूछेगा तो आप कैलोरी बताएंगे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कभी कभी एक सवाल दे देता है कि एक कैलोरी जो होता है दोस्तों एक कितने जूल के बराबर होता है। ठीक है, एक कैलोरी ये कितने जूल के बराबर होता है, इस तरह का भी दोस्तों कई बार सवाल आ जाता है। तो याद रखिएगा 4.186 जूल। ठीक है, 4.186 जूल के बराबर होता है। ये वाला पॉइंट दोस्तों आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी इतना डिटेल में जाकर ये सवाल पूछ देता है। ठीक है, 4.1 भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, 86 याद रखने की जरूरत नहीं है, 4.1 काफी है। ठीक है, 4.1 जूल के बराबर होता है एक कैलोरी, इसे याद रखेंगे। कह रहा है 1 किलो कैलोरी लिख लिया, तो ध्यान दीजिएगा एक कैलोरी नहीं, अब क्या दे दिया दोस्तों, 1 किलो कैलोरी। ये किसके बराबर होता है दोस्तों, तो 1 किलो कैलोरी जो होता है यह 1000 कैलोरी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, यह 1000 कैलोरी के बराबर होता है। पहला पॉइंट तो याद रखिएगा। दूसरा लिख रहा है कि 1 किलो कैलोरी का मान कितना होता है, तो दोस्तों 1000 किलो कैलोरी आप ये लिख सकते हैं, या जूल में पूछेगा तो जो जूल आपने निकाला था 4.186 गुणे 10 की घाते 3 कर दीजिएगा, इतना जूल। या कभी कभी इसी चीज को और आसान भाषा में लिखता है 4.186, अब 10 की घाते 3 का मतलब क्या है, 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000, तो गुणे दोस्तों कई बार यहाँ पे 1000 जूल भी दे देता है। यह दोनों अपने आप में दोस्तों सही है। ठीक है, ये कोई बटा वटा नहीं, इसको बटा ना समझिएगा। ठीक है, ये दोनों दोस्तों अपने आप में क्या है, बिल्कुल सही उत्तर हैं। तो इसको 3 तरह से दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, जूल के रूप में भी पूछ सकता है, 1000 के, भाई आप समझो ना, मैंने कहा 1 कैलोरी बराबर इतना जूल, तो 1000 किलो कैलोरी में कितना, तो 1000 में गुणे 1000 का गुणा कर लीजिए। अगर 2 कैलोरी पूछ दे तो 2 का गुणा हो जाएगा, 10 कैलोरी पूछ देगा तो 10 का गुणा हो जाएगा, 100 कैलोरी पूछ देगा तो 100 का गुणा हो जाएगा, या 10 का स्क्वायर हो जाएगा। एक ही बात है ना, एक ही बात है, कुछ अलग से बता रहा हूं। आगे बात समझ में, सब इसी तरह से पढ़ना है, बस केवल घुमा फिरा कर चीजें आपके सामने देता है जिससे आप परेशान उठते हैं। ठीक है, अगला सवाल करा, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना होता है, का मान कितना होता है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब इसका मान आपसे कैलोरी में भी पूछ सकता है और जूल में भी पूछ सकता है। यदि दोस्तों आपसे पूछे कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है, एक ब्रिटिश थर्मल
यूनिट के बारे में आपसे पूछ रहा है जो, ठीक है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बारे में जो पूछ रहा है, तो इसका दो जवाब आप होगा। हो सकता है आपसे जूल में पूछ दे, जूल में पूछेगा तो 252 बताएंगे, कितना बताएंगे, सॉरी कैलोरी में पूछेगा तो 252 बताएंगे, ठीक है। यदि कैलोरी में पूछेगा तो क्या बताएंगे, 252 कैलोरी, कितना हो जाएगा, 252 कैलोरी कितने के बराबर होता है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होता है। इसे आप याद रखेंगे। और यही जूल पूछ देगा तो याद रखेंगे ये लगभग 1055 जूल के बराबर होता है, लगभग, ठीक है। ये आंकड़ा जो दोस्तों लगभग में है क्योंकि दशमलव में आ रहा था, तो 1055 जूल। कैलोरी में पूछेगा तो 252 बताइएगा, जो 252 बताएगा, और जूल में पूछेगा तो 1055 बताएगा। ये दोनों में अंतर है, क्योंकि आपने पढ़ा भी था ना कि एक कैलोरी बराबर 4.1 जूल के बराबर था, 4 गुना का डिफरेंस था ना भाई, 1 के बराबर 4 था, तो उसी तरह 250 का अगर आप 4 गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो लगभग इसके आसपास आप पहुंच जाएंगे। कह रहा है 1 कैलोरी का मान कितना होता है, बताया तो कि 1 कैलोरी का मान कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। कितना होता है दोस्तों, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, कह रहा थर्मामीटर। थर्मामीटर दोस्तों क्या होता है, थर्मामीटर से हम लोग करते क्या है, एक तरह से टेम्परेचर को मापते हैं ना, तो याद रखिएगा तापमान को मापने का यंत्र, ठीक है। तापमान को मापने का यंत्र होता है दोस्तों थर्मामीटर। इसीलिए दोस्तों आप देखते होंगे जब कभी हमको बुखार वगैरह होता है या किसी को भी, तो दोस्तों थर्मामीटर से बुखार मापा जाता है कि शरीर का तापमान कितना है, ठीक है, यही तो होता है ना। तो थर्मामीटर करता क्या दोस्तों, यह तापमान को मापने वाला एक यंत्र है, इसे याद रखेंगे। अब अगला देखिए सवाल, तापमान में लिख रहा है दोस्तों द्रव तापमापी। क्या दे रहा है दोस्तों, दे रहा है द्रव तापमापी। ये द्रव तापमापी क्या होता है, कह रहा है इसमें कौन सा द्रव प्रयुक्त किया जाता है, तो याद रखेगा द्रव के रूप में 2 चीजों का प्रयोग किया जाता है। या तो द्रव के रूप में दोस्तों पारा का प्रयोग किया जाता है, पारा का, जिसे आप HG से डिनोट करते हैं, या तो द्रव के रूप में दोस्तों एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, द्रव के रूप में इस तापमापी में एल्कोहल का भी यूज किया जाता है। यह आपके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल है। अब आप सोच रहे होंगे सर पारे का यूज तो समझ में आता है, जो हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं, डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, पारा होता है। लेकिन ऐसे भी थर्मामीटर आते हैं जिसमें एल्कोहल यानी शराब भरी होती है। जी हाँ, एल्कोहल यानी शराब होता है। क्यों दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है, कारण यह है कि जो बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर दोस्तों पारा जम जाएगा, पारा जम जाएगा तो काम ही नहीं करेगा, इसलिए एल्कोहल का यूज किया जाता है, क्योंकि एल्कोहल नहीं जमता। एल्कोहल तापमापी का उपयोग यह किन प्रदेश में करते हैं, तो जो बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर इस तरह के जो है तापमापी प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लिखिएगा अति ठंडे प्रदेश में, अति ठंडे प्रदेश में जो तापमापी होता है उसमें किसका यूज किया जाता है, एल्कोहल का यूज किया जाता है, क्योंकि एल्कोहल का गलनांक, ठीक है, क्योंकि क्यों यूज किया जाता है दोस्तों, इस क्योंकि के पीछे रीजन जान जाइए। क्योंकि जो एल्कोहल होता है, ठीक है, एल्कोहल का 2 चीजें, ठीक है, एक तो याद रखेगा गलनांक, ठीक है, एल्कोहल का गलनांक लिख दे, या फिर हिमांक आप किसे कहिए, ठीक है, गलनांक या हिमांक, ठीक है। तो इसे आप ध्यान देंगे, एक ही बात है, 2 तरीके से लिखा जा रहा है, क्योंकि एल्कोहल का गलनांक या हिमांक क्या होता है दोस्तों, ये अत्यंत निम्न होता है, ठीक है, क्या होता है, ये अत्यंत निम्न होता है। इसी वजह से दोस्तों एल्कोहल का यूज किया जाता है। एक एथिल एल्कोहल का यूज करते हैं दोस्तों, एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल का यूज किया जाता है। आपको बताएं यह कितने डिग्री तक चलता है पता है, -114 डिग्री सेल्सियस। कितना, माइनस, यानी टेम्परेचर 0 से नीचे -1, -2, -3, -4 वो छोड़िए। आप कभी दोस्तों भारत में ऐसे बहुत सारी जगह तो नहीं है, लेकिन आप कभी वहां चले जाएंगे सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में ना, -40 डिग्री का टेम्परेचर बना रहता है, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों एल्कोहल तापमापी का यूज करेंगे। अब -40 डिग्री क्या, ये -114 डिग्री सेल्सियस तक दोस्तों एक काम करेगा, जो आपका एथिल एल्कोहल वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे, इस तरह के सवाल बनते हैं परीक्षा में। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल मतलब वे थर्मामीटर
जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं, ठीक है, डॉक्टर प्रयोग करते हैं, उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसमें किसका यूज करते हैं दोस्तों, इसमें पारे का प्रयोग किया जाता है, पारा भरा होता है, इसमें अल्कोहल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, यह एक तरह का पारा तापमापी होता है। क्या होता है दोस्तों, यह एक तरह का पारा तापमापी होता है, ये दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब पारे की बात आ गई तो भाई पारे के बारे में भी जानकारी लेते हैं कि जो पारा होता है, जो मरकरी होता है, यह किस ताप पर दोस्तों जम जाता है, ठीक है, किस ताप पर दोस्तों जम जाएगा जो मरकरी होता है। तो याद रखेगा, बहुत प्यारा सा सवाल है, ये -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, ठीक है, -39 डिग्री सेल्सियस पर यह जम जाता है। तापमान जमने का तात्पर्य क्या दोस्तों, जमने का तात्पर्य हिमांक से है, ठीक है, किससे दोस्तों, तो इसका हिमांक जो है दोस्तों ये -39 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी अगर इसे लेकर के हम सियाचिन ग्लेशियर चले जाएं तो पारा तापमापी के अंदर का पारा जम जाएगा, आप टेम्परेचर क्या पता करेंगे, ठीक है, इसलिए एल्कोहल तापमापी का ही इस्तेमाल आपको मजबूरन जो है करना पड़ेगा, ठीक है। एक सवाल दोस्तों और लिखिएगा, पारे का क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक मतलब उबलना, ठीक है, क्वथनांक मतलब क्या होता है दोस्तों, उबलना, ठीक है। तो पारे का जो, यानी ये तो मिनिमम टेम्परेचर था, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर की तरफ आए तो इसका क्वथनांक कितना होता है, क्वथनांक पर्याप्त है, ठीक है, इतना क्वथनांक पर्याप्त है, 357 डिग्री सेल्सियस बहुत है, इस धरती पे कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। इतना क्या करेंगे, गैस उसमें भट्टी में ले जाके डाल देंगे तो अलग बात है, वरना ये इतना टेम्परेचर दोस्तों पर्याप्त है, याद रखेंगे। अच्छा, पारे का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, पूछ लिया जाए परीक्षा में आपसे कि पारे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जो पीरियोडिक टेबल होता है उस पर परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो याद रखेगा 80 होता है, ठीक है। पारे का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 80 होता है, इसे Hg से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल करा, स्थिर आयतन गैस तापमापी में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है दोस्तों, तो गैस में भी दोस्तों 3 तरह की गैस दोस्तों यूज की जाती है, ठीक है। किसका किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन का यूज करते हैं, हीलियम का यूज करते हैं और नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके पीछे कारण अलग अलग है, हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन, ये 3 तरह की दोस्तों गैस का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, जो स्थिर गैस आयतन गैस तापमापी होते हैं, या सीधे सीधे कहिए गैस तापमापी जो होते हैं, इसकी बात करें, ठीक है, गैस तापमापी जो होते हैं, ठीक है, जिस तरह से पारा तापमापी होता है या फिर अल्कोहल तापमापी होता है, उसी तरह से गैस तापमापी होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस भरा होता है, हीलियम भरा होता है, नाइट्रोजन, लेकिन तीनों का काम दोस्तों अलग अलग होता है, तीनों अलग अलग टेम्परेचर वाले जोन में काम करते हैं। तो अब क्या, कौन सा जोन है, कौन सा कहां काम करता है, वही हम बताने चल रहे हैं। -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के यदि 500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आपको मापना है, -200 से लेकर सीधा 500 तक का अगर आपको मापना है तो हाइड्रोजन गैस तापमापी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोजन गैस तापमापी का प्रयोग दोस्तों किया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन यदि टेम्परेचर दोस्तों 200 डिग्री से क्या हो जाए दोस्तों, नीचे हो जाए, ठीक है, 200 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर को अगर मापना है और वहां आप हाइड्रोजन गैस तापमापी लेके जाएंगे, काम नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हीलियम गैस तापमापी यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, हीलियम गैस तापमापी, ठीक है, हीलियम गैस तापमापी का प्रयोग, ठीक है, तापमापी का प्रयोग करेंगे तो -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे का भी अगर टेम्परेचर है तो ये बता देगा कि कितना टेम्परेचर है। इसी तरह से 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का अगर टेम्परेचर है तब दोस्तों आप कौन से तापमापी का यूज करेंगे, तब आप नाइट्रोजन तापमापी का यूज करेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन गैस तापमापी का, ठीक है, किसका यूज, नाइट्रोजन गैस तापमापी का प्रयोग, ठीक है, तापमापी का प्रयोग दोस्तों किया जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां 3 तरह के थे, एक था 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो हम उसका हीलियम का यूज करेंगे, हीलियम गैस तापमापी। एक है -200 डिग्री से नीचे, एक है 500 डिग्री से ऊपर, तो दोस्तों सीधा नाइट्रोजन आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो है वो हाइड्रोजन गैस तापमापी है। तो ये 3 तरह के गैस तापमापी होते हैं, इनको भी दोस्तों आप याद रखेंगे। तो आप 5 तरह के दोस्तों तापमापियों के बारे में पढ़
पढ़ चुके हैं आप, जिसमें पारा तापमापी के बारे में पढ़ा, एल्कोहल तापमापी के बारे में पढ़ा, हाइड्रोजन गैस तापमापी के बारे में पढ़ा, हीलियम गैस तापमापी के बारे में पढ़ा और अंतिम में नाइट्रोजन गैस तापमापी के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इसी तरह से पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा आएगा जब फिजिक्स विषय भी हमारा कवर हो जाएगा। इसके पहले दोस्तों मैंने 6 विषय आपको विधिवत पढ़ा दिया। ठीक है, जिन बच्चों ने आज पहली बार फिजिक्स की क्लास देखे हैं और यहां तक पहुंचे हैं कि सर बहुत अच्छी क्लास है, तो आपको पीछे की क्लास देखनी पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी है। क्यों? अगर आप चाहते हैं एक एक सब्जेक्ट क्लियर करना तो आप मेरे साथ पढ़िए, ज़्यादा नहीं, 45 लेक्चर में आपका एंशिएंट समाप्त हो जाएगा। आगे इसी तरह 46 लेक्चर में आपका मिडावल समाप्त हो जाएगा और लगभग 58 लेक्चर में मैंने आपका मॉडर्न समाप्त कर दिया। 80 लेक्चर में संविधान समाप्त हो जाएगा, 100 लेक्चर में विश्व का भूगोल है और 125 लेक्चर में आपका भारत का भूगोल है। ये सब पढ़ते हुए आप आ जाएंगे 455 तक की क्लास में। और 456 नंबर जो हमने शुरू किया वो फिर हमने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया। ठीक है, फिजिक्स पढ़ना दोस्तों शुरू किया, ये हम लोगों ने 456 नंबर से पढ़ना शुरू किया और कहां तक आ गए दोस्तों? आज हम आ गए अपने 475 नंबर की क्लास पर। इस तरह से ये हमारी 20वीं क्लास है। ठीक है, और धीरे धीरे दोस्तों हम लोग फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। मुझे लगता है आगे 20-25 क्लास में फिजिक्स समाप्त भी हो जाएगा अधिकतम। ठीक है, 20 क्लास में फिजिक्स समाप्त हो जाएगा, तो आप जल्दी से आइए, जुड़िए और अच्छी तरह से दोस्तों पढ़ना शुरू कीजिए। हमारे साथ पढ़ेंगे तो फायदा यह रहेगा कि धीरे धीरे करके आपके एक एक विषय जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे पढ़ेंगे ढूंढ कर तो फिर दोस्तों कोई विषय कवर नहीं होता, आप खाली यूट्यूब पर घूमते टहलते आपका समय जो है बीत जाता है। करा ताप युग्म तापमापी, देखिए क्या दे रहा दोस्तों? ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर दोस्तों आधारित होता है? तो दोस्तों ये जो है ये सीबेक सिद्धांत पर आधारित होता है। परीक्षा में ऐसे दे देता है कि बताइए किस सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या बताएंगे? ये सीबेक सिद्धांत पर यह आधारित होता है। इसे दोस्तों आप याद रखेंगे, ये परीक्षा में डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? दो अलग अलग धातुओं को जोड़ करके तापमापी तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? दो अलग अलग धातुओं को जोड़ करके दो अलग अलग धातुओं को जोड़कर ठीक है, जोड़कर उनके जंक्शन पर दोस्तों विभवांतर का पता किया जाता है। ठीक है, और उसके माध्यम से दोस्तों टेम्परेचर का पता चलता है। तो ये जो है सीबेक प्रभाव से संबंधित है, इसे आप याद रखेंगे। इसी तरह सवाल आता है कि पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी। ठीक है, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी ये अत्यंत उच्च तापमान मापने हेतु, ठीक है, मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, मापने हेतु यह प्रयुक्त किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और ये जो है किस नियम पर आधारित है दोस्तों? तो जो पूर्ण लिखे या संपूर्ण लिखे एक ही बात है। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी रेडिएशन वाला होता है, यह स्टीफन बोल्ट्जमैन सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? स्टीफन बोल्ट्जमैन। ठीक है, बोल्ट्जमैन, ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन सिद्धांत पर यह आधारित है। इसे भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसी को पायरोमीटर लिख देता है। ठीक है, कभी कभी इसी को क्या लिख देता है दोस्तों? पायरोमीटर लिख देता है। पायरोमीटर ही वह तापमापी है, वह यंत्र है जो उच्च तापमान को बताता है, याद रखेंगे। इसी तरह से प्रकाशित उच्च तापमापी है जिसे ऑप्टिकल पायरोमीटर कहते हैं। यह प्रकाश के माध्यम से दोस्तों उच्च तापमान को मापता है। और यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह वीन के विकिरण सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? यह वीन के विकिरण सिद्धांत पर कार्य करता है, यह आप याद रखेंगे। वीन का विकिरण सिद्धांत या फिर वीन का विस्थापन सिद्धांत, दोनों इसे कहा जाता है दोस्तों, विकिरण विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, विकिरण संबंधी विस्थापन सिद्धांत, ऐसे लिखिए, विकिरण संबंधी विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, विकिरण संबंधी विस्थापन सिद्धांत पर यह आधारित होता है। इसे दोस्तों आप जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किसमें? मैंने ऑप्टिकल पायरोमीटर के बारे में बताया, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़िए। करा प्रकाशित उच्च तापमापी जो है, ये जो ऑप्टिकल पायरोमीटर है, ठीक है, पायरोमीटर है, यह किस तापमान तक दोस्तों इसे टेम्परेचर को मापा जा सकता है? तो सीधा फिदा याद रखेगा कि लगभग 800 से लेकर 2700 डिग्री सेल्सियस तक। कहां तक दोस्तों? 800 से लेकर 800, कहीं कहीं पे लिखा रहता है 700। ठीक है, तो 700 डिग्री
सेल्सियस कह लूँ, 700 डिग्री सेल्सियस, या फिर कह लूँ इसे हम 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2700 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है दोस्तों, वो हम इससे माप सकते हैं। किससे? इस ऑप्टिकल पैरोमीटर से माप सकते हैं। इसे आप याद रखेंगे। और यही ऑप्टिकल पैरोमीटर जो है दोस्तों, यही वीन के विकिरण संबंधी विस्थापन सिद्धांत से संबंधित था। ठीक है, वीन के विकिरण संबंधी विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, विकिरण संबंधी विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, संबंधी विस्थापन सिद्धांत पर दोस्तों आधारित था। इसे आप याद रखेंगे। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है कि जो पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी था, ये कितने टेम्परेचर को मापता है? तो पुनः यहां भी याद रखेंगे वही 700 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस से कहिए या 800 डिग्री सेल्सियस कहिए। ठीक है, यहां से लेकर के ये सीधा 3000 डिग्री सेल्सियस कर दिए, यानी और ज्यादा टेम्परेचर तक दोस्तों यहां इसे मापा जा सकता है। इसे आप याद रखेंगे। और यही स्टीफन बोल्ट्जमैन के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, किस सिद्धांत पर था दोस्तों? इसको हमने पढ़ा था स्टीफन बोल्ट्जमैन। ठीक है, बोल्ट्जमैन सिद्धांत। ठीक है, बोल्ट्जमैन सिद्धांत पर यह आधारित था। परीक्षा में सीधा सीधा दोस्तों ये सवाल पूछता है। ठीक है, जितना आपको पढ़ा दूं उतना आप पढ़ लो, समझ लो। ये सोच लो कि परीक्षा में सवाल आता है तभी मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं आता तो मैं सवाल कहां से बनाता। काफी सारे सवाल तो मैं खुद से बनाता हूं, लेकिन बहुत सारे हूबहू आपके परीक्षा में से जो सवाल पूछे जाते हैं उनको मैंने पिक कर लिया, उनको उठा लिया यहां से। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है सेल्सियस स्केल जो था दोस्तों, जिसमें हम सेल्सियस स्केल में हम क्या मानते हैं दोस्तों? इसका अगर हम मिनिमम पॉइंट देख लें या फिर इसका हम अधिकतम पॉइंट देख लें तो हम मानते हैं दोस्तों कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, चीजें बर्फ बन जाती हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों क्या होता है, कोई चीज उबलने लगती है। दो चीजें हम पढ़ते हैं ना, सेल्सियस पैमाना ही तो बताता है। ये 0 से 100 तक चलता है सेल्सियस। इसका आविष्कार भी सेल्सियस ने किया था, लेकिन उनका पूरा नाम था एंडर्स सेल्सियस। क्या नाम था दोस्तों? एंडर्स सेल्सियस। ठीक है, एंडर्स सेल्सियस दोस्तों इसके आविष्कारक हैं, और इन्हीं के नाम पर इस पैमाने का नाम क्या रख दिया गया? सेल्सियस पैमाना रख दिया गया। डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस पैमाना काम करता है। इसे आप याद रखेंगे। इसी तरह अगला सवाल दे रहा है कि फारेनहाइट स्केल। ठीक है, फारेनहाइट जो स्केल है दोस्तों, इसके आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक का नाम भी फारेनहाइट है, लेकिन पूरा नाम क्या है? ये डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट। क्या नाम दोस्तों? डैनियल गैब्रियल। ठीक है, डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट। ठीक है, फारेनहाइट। ठीक है, फारेनहाइट इन्होंने ही दोस्तों आविष्कार किया था फारेनहाइट स्केल का। इसको आप याद रखेंगे। और जो पारा थर्मामीटर होता है दोस्तों, इसी का उदाहरण होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने पारा थर्मामीटर का भी आविष्कार किया। उदाहरण नहीं होता है, पारा थर्मामीटर के आविष्कारक भी दोस्तों यही हैं। ये आप याद रखेंगे। दोनों का आविष्कार दोस्तों इन्होंने ही किया है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार और फारेनहाइट जो पैमाना उसका भी आविष्कार ये डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने किया है। इसे आप याद रखेंगे। इसी तरह रोमर स्केल के आविष्कारक कौन दोस्तों? तो इनको कहा जाता है रेउमर। क्या कहा जाता है? इनका जो नाम है रेउमर नाम है, और इसी को फिर हम क्या बुलाते हैं? इसी को हम रोमर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? रोमर। ठीक है, तो ये इनके बारे में आप याद रखेंगे, एक लाइन की बात। आगे इसी तरह देखिए, केल्विन स्केल जो है दोस्तों, इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार भी केल्विन ने ही किया था। उनका पूरा नाम था लॉर्ड केल्विन। ठीक है, जिसे विलियम थॉमसन भी कहा जाता था। ठीक है, तो लॉर्ड केल्विन नाम था। ठीक है, लॉर्ड केल्विन। ठीक है, लॉर्ड केल्विन। ठीक है, और अन्य नाम दोस्तों क्या है इन्हीं का? अन्य नाम क्या है दोस्तों? इन्हीं का अन्य नाम है थॉमसन, विलियम थॉमसन। ठीक है, विलियम थॉमसन। ठीक है, विलियम थॉमसन भी दोस्तों इन्हीं का नाम है। तो हो सकता है परीक्षा में विलियम थॉमसन दे दे, हो सकता है परीक्षा में लॉर्ड केल्विन दे दे। केल्विन से केल्विन को पहचानना आसान है, यह आप याद रखेंगे। आप इतने दिन से फिजिक्स पढ़ रहे, लेकिन कभी आपको अंदाज नहीं था ना कि इन सभी पैमानों के आविष्कारक के नाम पर ही पैमाने का नाम पड़ा है, यह आप नहीं जानते थे। ठीक है, चलिए एक बात करते हैं दोस्तों कि जल कब जम जाता है। ठीक है, जल का जमना दोस्तों मैं आपको 3 तरीके से समझाता हूं। ठीक है, जल का जमना मैं आपको 3 तरीके से समझाता हूं। पहला याद रखेगा, अगर आप सेल्सियस पैमाने पर देखेंगे, अगर आप सेल्सियस पैमाना पे देखेंगे, और एक तो सेल्सियस पैमाना पे देखना है, दूसरा याद रखेगा
फ़ारेनहाइट पैमाने पे भी मैं बताऊंगा जल कैसे जमता है, और जो आपने केल्विन पैमाना देखा, केल्विन पैमाने पर भी जल कब जमता है, ये तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पे कीजिएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस पे जल जम जाता है। इसी तरह से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल जाता जम जाता है। इसी तरह से 273 डिग्री केल्विन पर बर्फ जो है जम जाता है। ये 3 चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। ये डिग्री केल्विन नहीं होता है, खाली केल्विन होता है। 273 केल्विन, डिग्री जो लगा होता है ये डिग्री सेल्सियस पे लगा होता है या फ़ारेनहाइट पे डिग्री लगा होता है। ये जल के जमने की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां जल के जमने की बात करें या फिर सीधे सीधे हिमांक बिंदु पर जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। हिमांक बिंदु पर कोई चीज पहुंचेगा तभी तो दोस्तों जमने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो ये आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत। बहुत अच्छे से मैंने समझाया। ये 3 तरह से सवाल पूछ सकता है। इसी तरह से कमरे का सामान्य टेम्परेचर, पुनः दोस्तों इसको भी हम लोग देखते हैं कि कमरे का पूछता है परीक्षा में कि बताइए सेल्सियस पैमाने पर कमरे का टेम्परेचर कितना होता है या फ़ारेनहाइट पैमाने पर कमरे का टेम्परेचर दोस्तों कितना होता है, या फिर केल्विन पैमाने पर कमरे का टेम्परेचर कितना होता है। 3 तरह के दोस्तों यहां सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो कमरा होता है उसके लिए माना गया है कि लगभग 27 डिग्री सेल्सियस दोस्तों कमरा गर्म होता है, ठीक है। कितना माना गया है? जो कमरा है वो कितना माना जाता है? कमरे का सामान्य ताप जो है दोस्तों वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। जब आप 27 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चाहिए, देखिए जब 0 था तो ये 32 था, जब ये 27 हुआ तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों? अब ये बढ़ के हो जाता 80.6, कितना हो जाता है? 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये जो केल्विन पैमाना था ये बढ़कर हो जाता दोस्तों 300 केल्विन। कितना हो जाता है? कमरे का सामान्य ताप जो होता है दोस्तों ये 300 केल्विन पे चला जाता है। इसी तरह से मानव शरीर के बारे में पूछता है कि बताइए मानव शरीर जो है इसका सामान्य ताप कितना होता है, तो पुनः याद रखेंगे सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरह फ़ारेनहाइट पैमाने पर, ठीक है, इसी तरह फ़ारेनहाइट पैमाने पर, ठीक है, इसी तरह आपका केल्विन पैमाने पर, ठीक है। इसको सही कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह केल्विन पैमाने पर। तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो जरूरी है वो ये है कि 37 डिग्री सेल्सियस याद रखेंगे। 27 डिग्री सेल्सियस एक कमरे का तापमान होता है, जबकि शरीर कमरे के तापमान से ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में गलत करते हैं। कमरे का सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, इस शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। 37 डिग्री सेल्सियस पर जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है वो पहुंच जाता है 98.6 पर, ठीक है। तो अगर व्यक्ति सामान्य रूप से दोस्तों है, ठीक है, तब उसके शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 98.6। कभी कभी हम कहते हैं ना हमें 100 डिग्री बुखार चढ़ा है, हमें 102 डिग्री सेल्सियस नहीं, अरे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है व्यक्ति, खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस कहां जाए? वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है भाई। 101 डिग्री 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर तो 98 होता ही है। शरीर का जो सामान्य ताप है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये तो नॉर्मल है, 2 डिग्री बढ़ जाता है फ़ारेनहाइट में, 2 डिग्री बढ़ जाता है, याद रखेंगे। और केल्विन वाला यहां 10 केल्विन बढ़ गया तो यहां हो जाता है दोस्तों 310 केल्विन हो जाता है, ठीक है। ये मैं शरीर का बता रहा हूं नॉर्मल, ठीक है, कि केल्विन में अगर शरीर का टेम्परेचर पूछा जाए परीक्षा में तो क्या बताएंगे? वो 310 केल्विन होता है, इसे ध्यान देंगे, ठीक है। अगला सवाल करा पानी का उबलना, बहुत प्यारा सा सवाल दे दिया। उबलना मतलब सीधा सीधा यहां क्वथनांक की बात कर रहा है, ठीक है, क्वथनांक। चलिए देखते हैं, पुनः दोस्तों वही स्टाइल में पढ़ते हैं कि अगर हम सेल्सियस की बात करें तो कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है उबलने लगता है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोस्तों ये पानी जो है उबलने लगता है। या फिर अगर हम केल्विन की बात करें तो कितने डिग्री केल्विन पर, ठीक, डिग्री नहीं होती केल्विन में, कितने केल्विन पर यह पानी उबलने लगता है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलता कब है दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी दोस्तों उबलने लगता है। उसी तरह फ़ारेनहाइट में आएंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जब पहुंचेंगे तब दोस्तों ये पानी उबलने लगेगा। फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री पर ये पानी उबलने लगेगा। और केल्विन पैमाने पर जाएंगे तो 373 केल्विन जो होता है दोस्तों इस पर जो है पानी उबलने लगता है, ठीक है।
तो 273 पे हमने जीरो माना था, 373 पे हमने द एंड कर दिया, ठीक है, 373 पे द एंड कर दिया। 32 पे हमने फ़ारेनहाइट पे शुरुआत होती है और 212 तक चलता है, ये 0 से 100 तक चलता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी बातें आप याद रखेंगे। ऐसे ही सवाल दोस्तों परीक्षा में बनते हैं। करा उष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में, जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है? इसी को हम कहते हैं विशिष्ट उष्मा। क्या कहते हैं? जो एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि करती है, इसी को हम विशिष्ट उष्मा कहते हैं। एक चीज और आपसे पूछ दिया आगे, ठीक है, कि विशिष्ट उष्मा का यसाई मात्रक कितना होता है, ठीक है। देखिए पीछे आपने पढ़ा था उष्मा का यसाई मात्रक और उष्मा का सीजीएस मात्रक। तो यसाई मात्रक में पढ़ा था जूल होता है, सीजीएस मात्रक में पढ़ा था कैलोरी होता है, ठीक है। ये जो पढ़ा था दोस्तों, ये तो उष्मा का पढ़ा था। अभी आपसे उष्मा का नहीं पूछ रहा है, अभी आपसे विशिष्ट उष्मा का पूछ रहा है, तो बच्चे उष्मा समझकर गलत कर देते हैं। विशिष्ट उष्मा में हो जाता है जूल बटा किलोग्राम, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम गुणा कीजिएगा दोस्तों, गुणा कीजिएगा, इसमें किसका गुणा हो जाएगा? केल्विन का, ठीक है, किलोग्राम केल्विन। इसी को दोस्तों इंग्लिश में लिखा रहता है जूल हो जाएगा बटा केजी हो जाएगा गुणे के हो जाएगा। इसको दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों रहता है, ये विशिष्ट उष्मा का यसाई मात्रक है, ये परीक्षा के लिए अनुकूल है। इस तरह के सवाल भी बनते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आज का भी ये 30 सवाल ही समाप्त होता है और अच्छा भी लगा होगा। देखिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज के साथ जुड़िए। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ये सीरीज देखिए। कई बार बच्चा कमेंट करता है कि सर आपके क्लास पर तो व्यूज ही नहीं आता। अच्छी बात है, मत आए व्यूज, अच्छे बच्चे बचे नहीं पढ़ने वाले, सबको चकाचौंध दुनिया चाहिए। पता नहीं क्या चाहिए, लोग ढूंढ के आ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं ना, आपको संतुष्टि है ना। देखिए एक बच्चा जब पढ़ाई करता है, उसे बहुत छोटे से बच्चे तो है नहीं कि आप अबोध बालक हैं, आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है गलत क्या है, भली बात जानते हैं। तो आप पढ़ रहे हो, यदि आपको चीजें समझ में आ रही हो और पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो, आप पेपर उठा के देख लीजिए, फिजिक्स का किसी भी परीक्षा को उठा के देखिए। यदि आपको लगे कि नहीं ऐसे ही सवाल बनते हैं, तो बेशक ये सीरीज आपके लिए सही है। और मैं तो कहता हूं कुछ उठा के देखने की आवश्यकता ही नहीं है, आप भली भांति जानते हैं सही क्या है गलत क्या है। तो व्यूज का चक्कर छोड़िए, आप यहां तक पहुंच गए, आप पढ़ना शुरू कीजिए। कई बार बच्चा ना 475 लेक्चर कैसे पढ़ेंगे ये सोचकर दोस्तों हैरान हो जाता है, वो कभी नहीं कंप्लीट कर पाएगा। हमने भी 475 लेक्चर रातों रात नहीं पढ़ा दिया, बहुत समय लगा। अरे यार 14,250 सवाल हम लोग पढ़ लिए, हाँ 14,000 जीएस के सवाल ऐसे आराम से चर्चा करके, हर सवाल का उत्तर मैंने लिखा ऐसे, ठीक है, बढ़िया से लिख के पढ़ाया। तो जब इतना मेहनत किया, इतना समय गया, तो आपको भी तो समय लगेगा ना। और क्लास देखिए, सब कुछ लिख पढ़ के भी आधे घंटे की क्लास होती है, आधे घंटे क्लास होती है। तो आधे घंटे क्लास बहुत बड़ी क्लास नहीं है। आप कवर करना चाहेंगे 2-2 4-4 घंटा मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी दोस्तों कवर हो जाएगा, ठीक है। 6 महीने 7 महीने में कवर कर सकते हैं, लेकिन पहले पढ़ना आरंभ कीजिए, पहले डरिए ना, ठीक है। और एक चीज बता दूं, हमारा नया एप्लीकेशन है स्टडी 91 ऑफिशियल, सारी क्लासेस जब इसी एप्लीकेशन पे चलती हैं, आप यहां विजिट कीजिए। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो पीडीएफ दोस्तों मिलेगा आपको वैदिकी.com, ठीक है, एक वेबसाइट है वैदिकी.com। मजबूरन दोस्तों यहां रखना पड़ा पीडीएफ, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ रखने से क्या होना, लोड बढ़ जाता है एप्लीकेशन का। इस पे हमने पेड क्लास केवल रखा है। अगर ढेर सारे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ना, फिर खुलने में दिक्कत होगा, चलाने में दिक्कत होगा। इस वजह से मैंने कहा प्लेटफॉर्म चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो एक नया प्लेटफॉर्म है ये वैदिकी.com, इनके पास पूरा पीडीएफ है, ठीक है, सीक्वेंस में, आप चाहें तो डाउनलोड कर लो। कई बार बच्चा कहता है कि सर प्रिंट कैसे कराएं, ये तो पीपीटी है, इसका प्रिंट कैसे कराएं। तो प्रिंट के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, इसी साइट पे आप चेक कीजिएगा तो प्रिंट वाला भी आपको मिल जाएगा, और जो क्लास वाला है पीडीएफ उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर पूरा 473 पूरा मिल जाएगा, 473 आप डाउनलोड तो कीजिएगा जाके, पूरा मिल जाएगा। सर पैसा वैसा, अरे फ्री में डाउनलोड कर लो भाई, पैसा नहीं है। पीपीटी वाला डाउनलोड करोगे तो फ्री में है, अलग से जो प्रिंट फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है उसके लिए छोटा मोटा चार्ज रहेगा, बहुत कम, ठीक है, उसे आप ले लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं कोई दिक्कत है, समस्या है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए।
नहीं कॉल उठ पाता किसी वजह से, आप व्हाट्सएप पे मैसेज दे दीजिए, टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी, घबराइए नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।